हेलो स्टूडेंट्स, I'm अजीत सिंह एंड स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन के अंदर, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षारक और लवण। बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से आपको कंप्लीट नोट्स मिलने वाले इस चैप्टर में। तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो वीडियो में जो पहला टॉपिक आपको मिल रहा है वो है एसिड। एसिड बेसिकली क्या होता है? जो स्वाद में खट्टे होते हैं, मतलब वो सब्सटेंसेस जो कि सोर होते हैं टेस्ट में। स्वाद अगर लें इनका हम तो खट्टे होते हैं, सोर होते हैं, और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, मतलब टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। थर्ड पॉइंट है, जितने भी एसिड होते हैं हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन के धनात्मक आयन प्रदान करते हैं। इसके पीएच मान की बात करें तो पीएच पेपर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो पीएच पेपर को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता भी देता हूँ आपको। ये पीएच स्केल है, इस पीएच पे जो 7 वाली वैल्यू है वो न्यूट्रल दिखाती है, मतलब ना तो वो एसिड होगा और ना ही वो बेस होगा। तो आप न्यूट्रल की आपके लेफ़्ट साइड की तरफ जाओगे, जितना आप लेफ़्ट साइड की तरफ जाते रहेंगे उतना आपको एसिडिक चीज़ें मिलती हैं, मतलब 7 से कम की तरफ। एंड जितना इसके राइट साइड आप जाएंगे उतना आपको बेसिक मिलता रहेगा, उतना आपको क्षारक पदार्थ मिलते रहेंगे। तो इसी तरीके से देखिए तो इसका जो पीएच वैल्यू होती है एसिड की, हमेशा लेस देन 7 होती है। कुछ एग्जांपल भी आपको यहाँ पे गिवन है, HCl, H2SO4, HNO3। इनके आपको कंप्लीट नेम भी याद होने चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। एंड डेली यूज़ के अंदर अगर हम बात करें तो डेली यूज़ में आपको दिख रहा होगा नींबू हो गया, सिरका हो गया और ये दही, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे जो कि रेगुलर यूज़ के एसिड हैं हमारे, इनमें पाया जाता है एसिड। हाँ, बात कर रहे थे हम लोग लिटमस पेपर की। लिटमस बेसिकली क्या चीज़ है, दिख रहे हैं आप, ये ब्लू कलर का एक पेपर है जिसको हमने जब एसिड में डाला तो उसका कलर कैसा हो गया, रेड हो गया। तो यही पहचान होती है कि एसिड क्या होता है। जब उस पर जब लिटमस पर एसिड पड़ता है या लिटमस पेपर को एसिड में डाला जाता है तो उसका कलर ब्लू से कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। अब चलते हैं आगे। दूसरी बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? हमारे एसिड को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड होते हैं जिनको हम जब जल से अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करने के बाद वो आयनाइज हो जाते हैं, आयनीकृत होकर के हाइड्रोजन के आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इन अम्लों को ग्रहण नहीं किया जा सकता, मतलब हम इन्हें खा नहीं सकते हैं, एडिबल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। सिंपली अगर बात करें तो अगर हम किसी एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो आयनाइज हो जाए, अगर कम्प्लीटली पूरी तरह आयनाइज हो जाए, मतलब हर बार H+ का वो आयन प्रोड्यूस करते हैं। अगर एवरी टाइम वो H पॉजिटिव के आयन दे रहे हैं, इसका मतलब वो क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। दीज एसिड कैन नॉट बी टेकन, इनको हम खा नहीं सकते। एग्जाम्पल आपके सामने है, 6 स्ट्रॉन्ग एसिड आपको दिखाए गए यहाँ पर, आप पढ़ सकते हैं इनके नाम 1 बाय 1। इसमें है आपका परक्लोरिक एसिड भी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडाइक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी वाले आपके आते हैं। इन्हें हिंदी में प्रबल अम्ल के नाम से जाना जाता है। देखते हैं वीक एसिड, दुर्बल अम्ल। ऐसे अम्ल जो जल से क्रिया करके पूर्ण रूप से आयनीकृत नहीं होते हैं और हर बार H+ आयन नहीं बनाते। थोड़ा सिंपल समझे हम, सिंपली इसको क्या समझ आता है हमें कि देखा हमने कि जितने भी स्ट्रॉन्ग वाले थे उनको जितनी बार पानी में डाला उस बार हर बार H+ आयन बना। मतलब अब जो वीक वाले होते हैं इसके थोड़ा अपोजिटली वर्क करते हैं कि ये वाटर से रिएक्ट करेंगे, आयनाइज भी होंगे, लेकिन आयनाइज होने के बाद ये हर बार नहीं देंगे। मतलब हो सकता है 10 में से सिर्फ 7 बार इन्होंने क्या किया कि अगर हमने 10 बार इसे पानी से रिएक्ट कराया 10 पार्टिकल्स को, तो 10 में से केवल 6 या 7 बार ही इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन के आयन प्रोड्यूस करे। इसका मतलब ये आयन क्या है हमारा, इसको हम कहेंगे वीक एसिड। वो एसिड जो कि हर बार पॉजिटिव आयन नहीं देते हाइड्रोजन का, उन्हें हम वीक एसिड की कैटेगरी में कहते हैं। हमारे और आपके लिए कॉमन सी चीज़ है, जो वीक एसिड होते हैं हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इट मीन हम इसे खा सकते हैं। आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल के तौर पर विनेगर हो गया, नींबू हो गया, आपका टमाटर हो गया, आपका दही हो गया, इसमें विभिन्न प्रकार के एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में देखिए सच
एसिड होना चाहिए, पे पीपल लिखा है। सच एसिड विच रिएक्ट विद वाटर एंड डू नॉट आयनाइज कम्प्लीटली, आयनाइज होते लेकिन कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते और हर बार H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। दिस एसिड कैन बी एडिबल, इन्हें हम खा सकते हैं। जैसे एसिटिक एसिड, ये पाया जाता है विनेगर में। साइट्रिक एसिड नींबू के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑक्सैलिक एसिड टमाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। और लैक्टिक एसिड दही के अंदर प्रेजेंट होता है। अब मुझे ये बताइए कि संतरे के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है। ये आपके लिए होमवर्क, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि जो ऑरेंज होता है, ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। चलिए चलते हैं आगे। बात करने वाले हैं बेस की। बेस मतलब कि क्षारक। अब जैसे हमने उसके कुछ फीचर्स पढ़े हैं एसिड के, वैसे ही बेस के भी कुछ फीचर्स होते हैं। तो फीचर नंबर 1 कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं, मतलब कि ये जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। अब उसने ब्लू लिटमस को रेड किया था, अब ये रेड लिटमस को क्या करने वाले हैं, ब्लू करने वाले हैं। इसमें जो रेड लिटमस होगा वो कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। ओके, जब इसे हम हाथ में लेकर के फील करेंगे, टच करेंगे, तो हमें स्मूथ फील होगा। इसका टच कैसा होता है, स्मूथ होता है। डेली यूज़ की बात करें तो खाने का सोडा और साबुन का पानी अगर देखें तो एक तरह का क्या है हमारे सामने, ये एग्जाम्पल है बेसिक है, बेकिंग सोडा एंड सोपी वाटर होता है। पीएच वैल्यू की बात करें तो हमेशा क्या होती है, 7+ होती है, 7 से ज़्यादा। जितने भी बेस होते हैं, जितने भी क्षारक पदार्थ होते हैं, उनका जो पीएच होता है वो हमेशा 7+ होता है। जब हम जल से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होता है। कौन सा है, हाइड्रोक्साइड का नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल आपके सामने गिवन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे क्या हो गया, बेस हो गया। आगे देखें, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस ऐसे बेस होते हैं जिनको हम पानी में क्या डालेंगे, पानी में डालने के बाद OH के कंप्लीट आयन बन जाते हैं हर बार। और जब वो हर बार OH के नेगेटिव आयन हर बार नहीं बनेंगे, हर बार नहीं बनेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में हर बार बनेगा एंड वीक बेस में हर बार नहीं बनेगा। तो यही चीज़ हमें फ़र्क है कि इसमें हर बार OH आयन नेगेटिव बन जाता है, इसमें हर बार OH आयन नेगेटिव नहीं बनता। सिंपल एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे मिल जाएगा आपको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये मिल जाएगा। अब हम वीक बेसिस की बात करें, हम अमोनिया हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ऑलराइट, थोड़ा सा आगे चलते हैं। कंसनट्रेटेड एसिड, कंसनट्रेट एसिड बोले तो एक ऐसा एसिड होता है जिसमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और पानी की मात्रा कम होती है। एसिड ज़्यादा और वाटर क्या होता है आपका, कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंसनट्रेट एसिड, सांद्र अम्ल। उसी के अपोजिटली डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड में क्या होता है, जो आपका जो एसिड होता है, एसिड की मात्रा कम होती है एंड वाटर की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये होता है तनु अम्ल या हमारा डाइल्यूट एसिड। इधर एक और चीज़ लिखिए, एल्काली, क्षार। यहाँ पे अम्ल वर्ड गलती से टाइप हो गया, यहाँ पे अम्ल नहीं होना चाहिए था, सिर्फ क्या है, क्षार। क्षार मिला है क्षारक से, किससे, क्षारक से। अल्काली का रिलेशनशिप है बेस से, किससे, बेस। सिंपली लिखा भी यहाँ पे कि वो क्षारक जो कि पानी में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्काली। मतलब आमतौर पर सारे के सारे बेसिस पानी में नहीं घुलते हैं, लेकिन जो भी बेसिस पानी में घुल सकते हैं उन्हें हम अल्काली कहते हैं। चलिए अब बात करने वाले हैं इंडिकेटर्स की। बेसिकली इंडिकेटर की ज़रूरत क्यों है और क्या है, हम जानते हैं। पहली चीज़ है कि जो एसिड और बेस सारे के सारे हम एडिबल नहीं होते। कुछ एसिड और बेस ऐसे भी होते हैं जिन्हें खाने के बाद या जिन्हें टेस्ट करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, या एसिड कनेक्टिविटी में आकर के हमें हेल्थ इशू हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं। अब इंडिकेटर्स क्या चीज़ है, इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं एसिड और बेस को। डेफिनेशन में लिखा है, सब्सटेंसेस दैट चेंज देयर कलर और स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और अ बेस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। ऐसे पदार्थ जो अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में अपना रंग या अपनी गंध मतलब कि स्मेल चेंज कर लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं, सूचक कहते हैं।
अभी हम लिटमस के बारे में पढ़ रहे थे, रेड और ब्लू कलर में प्रेजेंट होता है, तो ये भी एक टाइप का क्या है, इंडिकेटर्स। फिर भी हमने इसको 3 मेजर पार्ट के अंदर डिवाइड किया है जो इंडिकेटर्स होते हैं। अब एक एक करके तीनों को देखते हैं। तो पहला जो इंडिकेटर्स है वो हमारा आता है नेचुरल इंडिकेटर्स, प्राकृतिक सूचक। इनको आप नाम के हिसाब से समझ सकते हैं, नेचुरल मतलब जो नेचुरली मिलते हैं। सच इंडिकेटर दैट वी गेट फ्रॉम नेचर, ऐसे इंडिकेटर जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, लाइक लिटमस पेपर, टर्मरिक, हिबिस्कस फ्लावर। मतलब ऐसी चीज़ें जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होती हैं, जैसे लिटमस पेपर हो गया आपका हल्दी या गुड़हल का फूल। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बाय नेचर मिलती है। हमें ये सारी नेचुरल इंडिकेटर का काम करती हैं। ऊपर भी दिख रहा होगा, लिटमस पेपर आपको दिख रहा था। सेकेंड टाइप के इंडिकेटर हमारे पास है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स मतलब संश्लेषित सूचक, ऐसे सूचक जो कि लैब या केमिकल के थ्रू लैब में यूज़ होते हैं और इनको केमिकल के थ्रू बनाया जाता है। सच इंडिकेटर्स आर मेड ऑफ केमिकल मेथड लाइक मेथिल ऑरेंज, फेनोल्फ्थालीन। ठीक है, तो ऐसे सूचक जिनको रासायनिक विधि द्वारा बनाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, संश्लेषित सूचक कहते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज, फेनोल्फ्थालीन। अब ये लैब वगैरह में यूज़ होते हैं। अब बात करने वाले हम तीसरे टाइप के, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, गंधीय सूचक। गंधीय मतलब स्मेल के लिए जाने जाते हैं अपने। इंडिकेटर दैट चेंज देयर स्मेल, ऑर्डर मतलब स्मेल, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। ऐसे सूचक जो अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में अपनी गंध, अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, हिंदी में कहते हैं गंधीय सूचक। आपके एग्जाम्पल के तौर पे आपका अनियन हो गया, प्याज, क्लोव ऑयल हो गया, लौंग का तेल, और वनीला। ये तीनों क्या है, हमारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हमें ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कैटेगरी में मिलते हैं। अनियन, वनीला, क्लोव ऑयल, आपको तीनों चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। बात करते हैं जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं वो उसका कैसे कैसे स्मेल चेंज हो जाती है। अनियन, जो अनियन होता है आपका प्याज, एसिड में उसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसकी स्मेल गायब हो जाती है। इसका मतलब वो बेस के कनेक्टिविटी में है। वनीला भी इसी तरीके से काम करता है एंड क्लोव ऑयल भी इसी तरीके से काम करता है। मतलब एसिड के साथ इनकी जो स्मेल होती है मेंटेन होती है, बट जैसे ही वो बेस की कनेक्टिविटी में आती है तो इनकी जो गंध होती है वो गायब हो जाती है। आगे बात करने वाले जो इंडिकेटर्स थे हमारे पास, उनके साथ क्या कलर में चेंजेस आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिटमस पेपर। लिटमस पेपर नेचुरली रेड और ब्लू कलर का पाया जाता है। जब एसिड से रिएक्ट करता है तो ब्लू से रेड हो जाता है, और जब बेस से रिएक्ट करता है तो रेड से ब्लू हो जाता है। नहीं सॉरी, ब्लू से रेड था यहाँ पे और ये रेड से ब्लू। टर्मरिक नेचुरली येलो कलर की होती है, एसिड पर इससे कोई फ़र्क नहीं आता, ये येलो की येलो रहती है, लेकिन बेस में कनेक्टिविटी के बाद ये लाल रंग की हो जाती है। चाइना रोज़, जैसे हम हिबिस्कस फ्लावर कहते हैं, इसका जो नेचुरल कलर होता है वो लाइट पिंक होता है, लेकिन जैसे ये एसिड की कनेक्टिविटी आ जाती है मैजेंटा मतलब कि गहरा गुलाबी रंग का हो जाता है, एंड जैसे ही ये किसी कनेक्टिविटी में आती है बेस की तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, 1 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो हमारे केमिकल वाले हैं, जो सिंथेटिक वाले हैं, उनका चेंजेस कैसे होता है। तो मैथिल ऑरेंज, ऑरेंज कलर का ही होता है नेचुरली, एंड ये एसिड के साथ रेड हो जाता है, बेस के साथ येलो कलर का हो जाता है। फेनोल्फ्थालीन बेसिकली कलरलेस होता है, एसिड के साथ भी कलरलेस ही रहता है, एंड जैसे ही बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये पिंकिश कलर का हो जाता है, रंग गुलाबी रंग का हो जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए। ओके, अब केमिकल कैरेक्टर्स ऑफ एसिड्स एंड बेस, अम्ल और क्षारक के रासायनिक विशेषताएं। कुछ क्वालिटीज़ होती हैं एसिड और बेस के अंदर। ठीक है, पहले तो हमने एक चीज़ पहले भी पढ़ी थी, ये दोबारा भी यहाँ पे पढ़ने को मिल रही है। जो एसिड और बेस होते हैं उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं किसमें, स्ट्रॉन्ग और वीक के बेसिस पे। आपको पता है ऐसे एसिड या बेसिस जो कि वाटर से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन के पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड के नेगेटिव आयन बनाते हैं, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में रखते हैं। एसिड हाइड्रोजन के पॉजिटिव बनाते हैं और बेस हाइड्रोक्साइड के नेगेटिव आयन बनाते हैं। तो ये दोनों ही क्या होते हैं आपके, किस कैटेगरी के आते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग। देखो आपको स्टार्टिंग में सब तीनों चारों में आपको H निकल जाएगा, एंड सभी में इन चारों में देख सकते हो आप OH आपको आराम से दिख जाएगा। इसका मतलब ये सारे के सारे OH नेगेटिव बनाते हैं और ये सारे के सारे H पॉजिटिव बनाते हैं हर बार। तो ऐसे एसिड और बेस को, ऐसे अम्ल और क्षारक को हम प्रबल कैटेगरी में रखते हैं।
सेम इसी तरीके से हम बेसिस जो वीक कैटेगरी के हैं एसिड और बेस उनको भी देख लेते हैं। अब जब इनको हम वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो ये हर बार जितने एसिड है ये आपका H+ आयन प्रोड्यूस हर बार नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं करेंगे, करेंगे लेकिन हर बार नहीं करेंगे। सेम इसी तरीके से जो बेसिस होते हैं ये भी हर बार OH आयन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, एक आध बार ये लैक कर जाते हैं जैसे कि एसिड करते हैं। तो वीक एसिड की यही बात है, ये वीक इसलिए होते हैं कि हर बार ये H+ आयन या बेसिस जो होते हैं OH- आयन प्रोड्यूस करने में एबल नहीं होते। चलते फीचर नंबर 2, एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। धातुओं के साथ अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया। जो अम्ल और क्षारक होते हैं जब वो मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या रीज़न आता है। तो सिंपल है कि चाहे मेटल हो या नॉन मेटल हो, यहाँ पे दिखाया लिखा भी है स्टेटमेंट वाइज, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो पहले हमने एसिड के बारे में देखा है कि जब एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल से तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। एग्जांपल के तौर पर जिंक एक मेटल है, H2SO4 एक एसिड है एंड जिंक सल्फेटिक सॉल्ट है एंड हाइड्रोजन गैस ये प्रोड्यूस होती है। तो ये हो गया जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ में, ठीक है। ओके, आगे इसके बारे में लिखा हुआ है मेटल और बेस। ये जो मेटल जब मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा है बेस का तो क्या होता है। तो व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल्स दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। सेम वो भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। एग्जांपल आपके सामने सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, जिंक एक मेटल है। अब यहाँ पे सोडियम जिंकेट जो कि एक सॉल्ट है एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि जितने आपके बेस होते हैं सारे के सारे बेसिस मेटल से रिएक्ट नहीं करते हैं, दे आर नॉट एबल टू रिएक्ट विद ऑल मेटल्स। सारे बेसिस मेटल से रिएक्ट नहीं करते हैं। बात करें पोप टेस्ट, अभी ऊपर पढ़ा आपने हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए ये पोप टेस्ट किया जाता है। When the burning candle is brought over the test tube, it gets extinguished with the sound of pop because of hydrogen gas is present in the test tube. जब किसी जलती हुई मोमबत्ती को एक ऐसी परख नली के ऊपर रखा जाता है जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन गैस होता है, तो वो मोमबत्ती या जो माचिस की तिल्ली है वो पॉप के साउंड के साथ बुझ जाती है। और इस पॉप का साउंड तिल्ली को बुझाने वाला इस बात का इंडिकेटर है, इस बात को बताता है कि जो निकलने वाली जो गैस है वो क्या है आपकी हाइड्रोजन गैस। तो पॉप टेस्ट क्या होता है, हाइड्रोजन गैस को चेक करने के लिए किया जाता है। चलते हैं आगे। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। एसिड की रिएक्शन करनी है मेटल कार्बोनेट के साथ में और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। तो मेटल कार्बोनेट मतलब कोई भी मेटल हो सकता है, उसके कार्बोनेट ले लेंगे हम। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट तो क्या क्या प्रोड्यूस करता है ये, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, मेटल का सॉल्ट एंड वाटर, तीन चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। जब अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते। पहले आप एक कन्फ्यूज़न दूर करो। कन्फ्यूज़न ये है कि सर मेटल कार्बोनेट क्या है और मेटल बाइकार्बोनेट डिफरेंसेस क्या है। देखो मेटल कार्बोनेट ये रहा आपका सोडियम कार्बोनेट। अब मेटल बाइकार्बोनेट में हाइड्रोजन ऐड होती है, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होती है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं किसके साथ में, किसके साथ, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, ये दोनों जब रिएक्ट करें किसके साथ में, एसिड के साथ, तो क्या क्या, तो मेटल कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मतलब एसिड के साथ में, तो आपके सामने सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तीन चीज़ बनती। ये सॉल्ट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ये वाटर। सेम दूसरे देखिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं इसे, ठीक है। अभी एसिड से रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ में, बना क्या, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में, H2 वाटर। मतलब कि चाहे हम मेटल कार्बोनेट को चाहे मेटल बाइकार्बोनेट को रिएक्ट करते हैं किसके साथ में, एसिड के साथ में, तो तीनों सिचुएशन में दोनों सिचुएशन में तीन ही चीज़ें बनेंगी, क्या क्या, सॉल्ट, CO2 और H2। तो क्लियर हो गया। अब इसमें क्या है, CO2 गैस निकलती है तो उसको चेक करने के लिए लाइम वाटर टेस्ट किया गया। वो जो है पानी का परीक्षण, जो चूना होता है वो जो चूने का परीक्षण किया गया है। तो वैन इवोल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज अलाउड टू पास थ्रू द लाइम वाटर टर्निंग इट मिल्की,
कि जब इस निकलती हुई गैस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड थी, इस प्रोसेस में जो गैस निकली थी ऊपर वाले डायरेक्शन में, इसको जो हमने लाइम वाटर के साथ में, ये लाइम वाटर का फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब हमने गैस पास करी कार्बन डाइऑक्साइड तो कैल्शियम कार्बोनेट बना जो कि मिल्की सब्सटेंस होता है। कैसा होता है? मिल्की सब्सटेंस, और इसमें से पानी अलग हो जाता है। अब ये प्रोडक्ट बनना है, इस प्रोडक्ट में हमने क्या किया और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली, तो उसने बनाया क्या? मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना रही है जो कि सॉल्युबल होगा। क्या होगा? सॉल्युबल होगा किसमें? पानी में। तो इस तरीके से हम लाइम वाटर टेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलते हैं आगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो चौथा फीचर है हमारा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको बहुत सिंपल समझ सकते हैं कि एक एसिड लिया हमने, एक बेस लिया, उसको रिएक्ट कराया तो सॉल्ट और वाटर बनता है। अब सॉल्ट की खास बात होती है ना तो वो एसिड होता है और ना ही वो बेस होता है। दोनों में से ना तो वो एसिड का नेचर शो करेगा, ना ही बेस का, ना अम्ल का, ना ही क्षारक का। एग्जाम्पल आपके सामने है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से किया तो आपके सामने सॉल्ट एंड वाटर बन के तैयार हो, NaCl प्लस में H2। एक और एग्जाम्पल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम सल्फेट एक सॉल्ट है और H2 वाटर। सेम डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है कि व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। अब बात आती है, इसे हम न्यूट्रलाइजेशन ही कहते हैं, बिकॉज द न्यूली फॉर्म्ड सब्सटेंसेस आर न्यूट्रल इन नेचर। जो नए नए सब्सटेंस बने ये दोनों, इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब नेचर न्यूट्रल होने की वजह से इस प्रोसेस का नाम क्या रख दिया गया? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। तो जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, और लवण और ये जल जो होते हैं उदासीन प्रकृति के होते हैं, इस कारण इस प्रक्रिया का नाम उदासीनीकरण प्रक्रिया रख दिया जाता है। पांचवा फीचर, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड एसिड। मेटल ऑक्साइड एंड एसिड, एक हमने लिया मेटल ऑक्साइड और एक लिया एसिड, रिजल्ट आपके सामने क्या आ रहा है? सॉल्ट एंड वाटर। मतलब कि अभी हमने इससे पहले देखा था कि हमने लिया था बेस और एक लिया था हमने एसिड, तो सेम रिजल्ट आया था किसमें? न्यूट्रलाइजेशन में। थोड़ा सा देखते हैं क्या है कि आपका कॉपर ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है, HCl एक एसिड है, कॉपर क्लोराइड जो है वो क्या है? आपका सॉल्ट है, और वाटर आपके सामने है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, हमें एक चीज़ पता चलती है कि इस वाली सिचुएशन में जो कॉपर ऑक्साइड है HCl से रिएक्ट करने के बाद जब न्यूट्रलाइजेशन करता है, इसमें ये एसिड है और ये यहाँ पे बेस होना चाहिए था। तो कॉपर ऑक्स जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, उनका नेचर कैसा होगा? हमारा बेसिक, नीचे लिखा भी हुआ है। जो धातु ऑक्साइड होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है, बेसिक नेचर के होते हैं। एक और एग्जांपल आपको नीचे मिल जाएगा, दूसरा ही वाला, सोडियम ऑक्साइड जो कि मेटल ऑक्साइड है, HCl के साथ रिएक्ट किया, सोडियम क्लोराइड एंड प्लस में आपका H2O बन करके यहाँ पे तैयार हो जाता है। चलो, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगला फीचर हमारे सामने आ रहा है। चलिए, इस फीचर से पहले एक चीज़ लिखिए, क्या? एम्फोथेरिक ऑक्साइड, ऐसे ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं एंड सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। वो मेटल के ऑक्साइड जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ रिएक्ट करता है। दोनों ही केस में सॉल्ट और वाटर बनाता है, मतलब दोनों के साथ वो न्यूट्रलाइजेशन कर सकता है, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। तो ऐसे वाले मेटल ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। लिखा है मेटल ऑक्साइड which react with both acid and bases to form salt and water are called एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। आपके सामने है एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और बेस के साथ, एंड रिजल्ट वही दो चीज़ें सॉल्ट और वाटर आपके सामने आती हैं। अब हमने रिएक्शन किया नॉन मेटल के ऑक्साइड को बेस के साथ में, एक नॉन मेटल ऑक्साइड, उधर लिया था हमने मेटल ऑक्साइड और एसिड, अब हमने लिया नॉन मेटल ऑक्साइड ये रहा, एंड बेस लिया हमने। तो बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब कार्बन का ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड।
रिजल्ट आपके सामने कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट है एंड H2 आपका वाटर बना। सेम सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में सोडियम कार्बोनेट जो कि सॉल्ट है एंड H2 आपका क्या है यहाँ पे वाटर है। इसका मतलब यहाँ पर भी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो रही है। एक सब्सटेंस आपके सामने क्या है, एक सब्सटेंस आपके सामने गिवन है यहाँ पे आपको, लिसन। हाँ, तो अब यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। अब न्यूट्रलाइजेशन होने की वजह से, न्यूट्रलाइजेशन होने की वजह से हम एक कंक्लूज़न यहाँ पर निकाल सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास बेस है एंड दूसरा सब्सटेंस क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए। कि जब एक बेस और एक एसिड रिएक्ट करते हैं तभी जा कर के सॉल्ट और वाटर बनता है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो कंक्लूज़न क्या निकाला हमने, जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आई होप आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा। अब देखते हैं एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, पानी के विलयन में अम्ल और क्षारक कैसे रिएक्ट करने वाले हैं। तो एसिड लेते हैं। एसिड को जब हमने पानी डाला, एसिड फॉर्म में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन इन वाटर सॉल्यूशन। जब हमने एक एसिड को उसमें वाटर के अंदर डाला तो वहाँ पर हमें मिलते हैं हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन, ठीक है। बट दे आर इज़ अ फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम। आपको किस फॉर्म में मिलेंगे वो, हाइड्रोनियम के फॉर्म में। इसको कहते हैं हम हाइड्रोनियम, क्योंकि ये अकेले अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं हाइड्रोजन के आयन, इसमें वाटर के आयन क्या करते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। देखो HCl के साथ हमने वाटर डाला इसमें, तो H3O के आप प्लस में क्लोरीन मिला, तो इसमें हाइड्रोजन के साथ H2O के वाटर बन गए, इसलिए यहाँ पे बना था हाइड्रोनियम। इसका फार्मूला एक्चुअल में आप ये देख सकते हैं, ये होता। देखिए वंस मोर क्या था इसमें, आपको हाइड्रोनियम को लिखने का तरीका ये है, आप ऊपर प्लस लगा कर किस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं। तो H3O तो मतलब हाइड्रोजन के 3 आयन होते हैं और ऑक्सीजन इसमें ऐड ऑन होती है, ठीक है। चलिए अब बेस कैसे रिएक्ट करते हैं। तो बेस के लिए आपको दिख रहा होगा अलग डायग्राम कि हाइड्रोक्साइड है, जैसे पानी में डाला हमने तो उसमें सोडियम के और हाइड्रोक्साइड के आयन अलग अलग आ जाते हैं। तो जल की उपस्थिति में ये हाइड्रोक्साइड के नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये फीचर हो गए हमारे एसिड और बेस के, ठीक है। अब बात करने वाले हैं जो पीएच स्केल, एक इम्पॉर्टेंट स्केल है अपने आप में, क्योंकि ये एसिड और बेस के लिए इंडिकेट करने का काम करता है। तो यहाँ पे आपको 7 दिख रहा होगा। 7 एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा नंबर है पीएच पेपर का जो हमें न्यूट्रल मतलब उदासीन के बारे में बताता है। एंड जब हम इसके राइट साइड आते हैं, हमारे अल्कालिन, मतलब कि ये क्षारीय प्रवृत्ति दिखाता है, एंड लेफ्ट साइड हमें एसिडिक होता रहता है। तो बेसिकली पीएच है क्या, तो लिखा भी है डेफिनेशन में इसमें, ये जो pH होता है, जो स्केल है, द स्केल यूज टू मेज़र द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, किस पे काम करता है ये, हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन पे। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा। मतलब हम इसको ऐसे समझ लें कि जब हम इधर से इधर आते हैं तो हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन बढ़ती रहती है और जितना हम पीछे आएंगे उतना सब्सटेंस एसिडिक होना स्टार्ट हो जाता है। तो हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन मेज़र करने वाले स्केल को हम क्या कहते हैं, pH स्केल। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया। चलते हैं आगे कि हमारे डेली लाइफ के अंदर इसके इम्पोर्टेंस क्या है, हमारे डेली लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है पीएच। द रेंज ऑफ पीएच वैल्यू ऑफ आवर बॉडी 7.0 टू 7.8। जो ह्यूमन बॉडी, जो हमारा शरीर है, उसमें जो पीएच होता है, पीएच लेवल होता है, वो 7.0 से लेकर के 7.8 तक होता है। और नंबर 2, when the pH value of rain water is less than 5.6 it is called acidic rain। अगर बारिश के पानी का जो pH वैल्यू है 5.6 से नीचे होता है तो उस वाली बारिश को हम एसिडिक रेन मतलब कि अम्लीय वर्षा का नाम देते हैं। थर्ड पॉइंट, प्लांट रिक्वायर्ड ए स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर द गुड यील्ड। पौधों को अच्छी तरह पैदावार होने के लिए, उगने के लिए एक प्रॉपर पीएच की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड पॉइंट है HCl is produced in our stomach for the digestion. If its quantity is high, then we get acidity in which MgOH2 can be used। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बनता है, जो हमारे डाइजेशन में मदद करता है, अगर ये अधिक मात्रा में क्या हो बन जाए तो उसके पीएच को नियंत्रित करने के लिए हमें एक बेस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम ले सकते हैं, जो हमें एसिडिटी से छुटकारा दे सकता है। तो यहाँ पर भी पीएच का काम। ओके, व्हेन द पीएच वैल्यू इन द माउथ इज़ लेस देन 5.5, अगर हमारे मुंह के अंदर जो पीएच है हमारे दांतों में
5.5 से कम चला जाए माउथ का जो pH, तो जो डेंटल ट्यूबरक्लोसिस, हमारे जो दांत हैं वो दांत टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। टू अवॉइड दिस एल्काली टूथपेस्ट इज यूज़, इसलिए डॉक्टर हमें एक एल्काली मतलब क्षारीय टूथपेस्ट यूज़ करने की सलाह देता है। चलिए अब हिंदी में भी देखिए, हमारे शरीर का जो pH मान 7.0 से लेकर के 7.8 तक होता है। अगर बारिश के पानी की pH वैल्यू 5.6 से कम हो तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। पौधों की अच्छी पैदावार के लिए उसे एक प्रॉपर pH की आवश्यकता पड़ती है। हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए HCl उत्पन्न होता है। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा होती है तो हमें एसिडिटी हो सकती है, और इससे बचने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कर सकते हैं। हमारे माउथ का जो pH अगर 5.5 से कम होता है, हमारे दांतों में नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। इससे बचने के लिए हमें एक ऐसा टूथपेस्ट चाहिए, ऐसा दंत मंजन चाहिए जो कि क्या हो, हमारा क्षारीय प्रवृत्ति का हो, क्षारिकीय प्रवृत्ति का हो। चलिए आगे चले हम कॉमन सॉल्ट, जो कि इंपॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक रहने वाला है इसका हमारा कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक। कॉमन सॉल्ट इसलिए कि ये कॉमन सॉल्ट हमारे घरों में यूज़ होता है। द सॉल्ट प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करते हैं, तो आपके सामने NaCl और वाटर बन करके तैयार होता है। यही NaCl आपके घर में यूज़ होने वाला साधारण नमक है, जो कि नॉर्मल सॉल्ट आपके घर में यूज़ होता है, वही वाला। ठीक है, तब अब इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंस, कुछ केमिकल कंपाउंड इससे बनाए जाते हैं। इसमें कंपाउंड मेड ऑफ NaCl, इससे बनने वाले कुछ यौगिक है। पहला इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, तीसरा बेकिंग सोडा, चौथा धोने का सोडा, इसे वॉशिंग सोडा भी हम लोग कहते हैं। तो ये 4 चीज़ें, 4 टाइप के कंपाउंड है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब एक एक करके हम चारों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला हमारे सामने क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे, हमने वहाँ पर देखा क्या था कि न्यूट्रलाइजेशन से NaCl बना। अगर NaCl को हमने पानी के साथ रिएक्ट कराया तो 3 चीज़ें बनती, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। अब क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ें बनी है, क्या क्या बनी है भैया, एक बेस बना है और एक क्लोरीन, तो इस प्रोसेस का नाम रख देते क्लोर एल्काली प्रोसेस। इस प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोरीन बना है और क्षारक पदार्थ बना है, ये सॉल्युबल होगा पानी में, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्लोर एल्काली प्रोसेस कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। अब जो 3 चीज़ें बनी हैं उनके प्रॉपर यूज़ होते हैं। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पहला जो यूज़ होता है, जितने मेटल होते हैं उसमें ग्रीस लग जाती है, तो ग्रीस को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इन मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन और जो आपका डिटर्जेंट पाउडर होता है उसे बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मेकिंग पेपर, पेपर बनाने के लिए। टू मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर, जो हमारे कृत्रिम रेशे होते हैं उनको बनाने के लिए। हिंदी में भी यही बातें लिखी हैं कि धातु से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन और अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट पाउडर बनाने के लिए, कागज़ बनाने के लिए, और कृत्रिम रेशे जो कि रेयॉन, नायलॉन वगैरह होता है उनको बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन की बात करें तो ये एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जाता है कुछ जगहों पर। इसे खाद के लिए अमोनिया जब बनाया जाता है तो हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है, तो एज अ फ्यूल एंड इन मेकिंग ऑफ अमोनिया फॉर द फर्टिलाइज़र। लास्ट में क्लोरीन है। अब क्लोरीन के बारे में तो आप जानते हैं, आपको क्लोरीन की टैबलेट वगैरह दी जाती थी जो कि साफ़ सफाई में काम आती है। तो पानी को साफ़ करने के लिए, स्विमिंग पूल को साफ़ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड इसके अलावा जो पेस्टिसाइड होते हैं, जो कीड़े वगैरह मारने के लिए इसका यूज़, जो दवाइयाँ बनती हैं उनका यूज़ किया जाता है। PVC बेसिकली क्या होता है, एक टाइप का कवरेज होती है, देखा होगा आप, तार के ऊपर एक कवर चढ़ा होता है, उसको PVC कहलाता है। तो इन चीज़ों को बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, किसका, क्लोरीन गैस का। अब आगे क्लोरीन गैस का और भी यूज़ है, हम वो देख लेते हैं। हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए उस क्लोरीन गैस का यूज़ किया जा रहा है। देखा, ऊपर हमें मिल गई थी क्या, क्लोरीन गैस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हमने क्लोरीन गैस पास करी तो हमारे सामने कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड बन के तैयार हुआ वाटर के साथ। तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है यही आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है। 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, इसका केमिकल फार्मूला बताइए। इसका फार्मूला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ये प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ है जो फैब्रिक होते हैं उनको ब्लीच करते हैं, जो कपड़े होते हैं कपड़ों को ब्लीच करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो लॉन्ड्री होती है मतलब ड्राई क्लीनर होता है, वो कपड़ों को साफ़ करने के लिए ये काम करता है। जो पानी है, पानी में इसको इन्फेक्शन
हटाने के लिए, इन्फेक्शन फ्री करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्री में एडिटिव की तरह उपचायक के रूप में भी इसका यूज़ करते हैं। उपचायक क्या होता है? बेसिकली उपचायक क्या होता है, देखा होगा आपने, जो केमिकल फैक्ट्री से निकलते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया जाता है, उसमें एसिड या बेस डाले जाते हैं, कुछ सब्सटेंस डाले जाते हैं, ना तो वो एसिड रहे ना ही वो बेसिक रहे। इन्हें हम उपचायक या एडिटिव कहते हैं। देखते हैं आगे क्या हो रहा है। आगे हमारे पास है 3rd नंबर पे बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को बनाने के लिए क्या किया जाता है, आपका सॉल्ट लिया, अमोनिया लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ली एंड पानी मिला। इसके बाद जो प्रोडक्ट बन के तैयार होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनिया क्लोराइड। तो बेसिकली इसमें जो ये चीज़ बन के तैयार हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही आपका बेकिंग सोडा होता है। तो जब बेकिंग सोडे को आगे हम गर्मी देंगे, गर्म करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, तो हीट देने पर क्या रिज़ल्ट हमारे सामने आता है वो देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने गर्म किया तो सोडियम कार्बोनेट H2O और वाटर बन करके तैयार हो जाता है। तो आई होप सो कि अलग क्लियर हो रहा होगा कि बेकिंग सोडा बेसिकली आपको फार्मूला याद रखना है, बना कैसे, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को जब आपस में रिएक्ट कराया तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बन करके तैयार होता है। इसमें से जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वही आपका बेकिंग सोडा होता है। आगे देखिए थोड़ा सा इसके बारे में, अच्छी बात लिखिए। अब इसमें क्या है, इस वाली प्रोसेस के अंदर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। अब इस वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कहाँ पर, केक और पेस्ट्री को फुलाने के लिए। देखा होगा जब बेकिंग करते हैं, पकाते हैं, मतलब बेकरी के अंदर बेक करते हैं, तो केक और पेस्ट्री को फुलाने के लिए इसी वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं, जिससे वो स्पंजी हो जाता है, फूल जाता है। अब बेसिकली इसके जो हमारे यूज़ हैं बेकिंग सोडे के वो कहाँ कहाँ है, और देखिए पहला, इन मेकिंग एंटासिड, मान लो हमें एसिडिटी हो जाती है तो उससे बचने के लिए एंटासिड बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। क्विक कुकिंग, अगर हमें खाना जल्दी पकाने के लिए, दाल जल्दी गलाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मेक फूड टेस्टियर, खाने को स्वादिष्ट बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें अग्निशामक के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ के रूप में इस बेकिंग सोडे का यूज़ किया जाता है, आग को बुझाने के लिए भी ये काम आता है। चलिए आगे बात करें वॉशिंग सोडा, जो कि हमारा चौथा पॉइंट है इसका। तो वॉशिंग सोडा बनता कैसे है कि हमने सोडियम कार्बोनेट और H2O को जब आपस में मिलाया, यहाँ पे H2O आपके पास 10 मॉलिक्यूल ही होना चाहिए, यहाँ पर 10 नहीं लिखा है। तो जब आप सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आप रखते हैं तो रिज़ल्ट आपके सामने ये आएगा, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। तो यही वॉशिंग सोडे का फार्मूला होता है। जो धोने का सोडा होता है, कपड़े धोने का डिटर्जेंट होता है, वो ये उसका फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पे 10 होना मैंडेटरी है, अगर 10 नहीं होगा तो फार्मूला गलत होगा। हाँ, दोनों अलग अलग लिखे तब ये वॉशिंग सोडा नहीं होगा, इसके लिए डॉट में ही ये 10H2O होना ज़रूरी है। अब आपको पता है अब ये यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो पहला है क्लीनिंग हाउसेस, घर में साफ़ सफाई के लिए। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर बनाने के लिए, कांच बनाने के लिए, साबुन बनाने के निर्माण में इसका यूज़ किया जाता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स एक सब्सटेंस होता है, उसके निर्माण में इसका यूज़ किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो खारा पानी होता है, हार्ड वाटर होता है, उसको सॉफ्ट करने में, खारे पानी में झाग नहीं निकलता तो उसको सॉफ्ट बनाने में डिटर्जेंट का यूज़, मतलब वॉशिंग सोडे का यूज़ किया जाता है। तो ये तो बात रही किसकी, वॉशिंग सोडे की। हमारे सामने इस बुक का और इसका जो लास्ट पेज में आपको गिवन है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला टॉपिक। सॉरी, बुक का लास्ट नहीं है, तो इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस। व्हेन जिप्सम इज हीटेड 373 केल्विन, जब जिप्सम को 373 केल्विन में गर्म किया जाता है, इट लॉसेस अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट विच इज़ कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। बेसिकली पहले समझते हैं चीज़ क्या। हमारे सामने एक प्रोडक्ट, इसका नाम क्या है, जिप्सम, जिसका फार्मूला आपके सामने कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। जब इसको आप गर्म करते हैं, जब आप इसको 373 केल्विन के तापमान पे आप गर्म कर रहे हैं,
तो गर्म करने से क्या हो जाता है, 1:2, 1.5:2, 1.5:2 मतलब 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वो क्या हो जाते हैं, वो अणु गायब हो जाते हैं, सेक्रीफाइस होता है, वो जो होते हैं लूज हो जाते हैं। तो 1.5H2 गायब होने के बाद जो प्रोडक्ट बचता है कैल्शियम सल्फेट .12H2 हेमीहाइड्रेट, यही आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो साफ साफ लिखा हिंदी में और इंग्लिश में भी, जब जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म किया जाता है तो जल के अणु का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यहाँ पे तभी तो वर्ड गलती से टाइप हो गया है। तब जल के अणु क्या करते हैं, त्याग हो जाता है जल के अणु का, तब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है और यही आपका क्या है, आपका POP प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस आपको तो पता ही होंगे, उसने आपने अब कुछ तो पिक्चर देख के भी समझ गए होंगे। पहला है खिलौने बनाने, मेकिंग टॉयज, और प्लास्टर ऑफ ब्रोकन बॉन्स, जो टूटी हड्डियाँ होती है उसके प्लास्टर के ऊपर इसको लगाया जाता है। टू फिल द क्रैक ऑफ वॉल, दीवार की दरारों को भरने के लिए। मेकिंग डेकोरेशंस, जो ऑर्नामेंटल चीज़ें होती, सजावट की चीज़ें होती, इसे बनाने के लिए। एंड इसके अलावा स्टैचू बनाने के लिए, जो मूर्तियाँ होती, मूर्तियों को बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच क्या करें, इसको शेयर कर दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।